हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अनिल कुमार, आप देखते हैं बुलेट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के सेशन में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, जो वैसे स्टूडेंट से रिलेटेड है जो आरआरबी जेईई की तैयारी करते हैं, और वैसे स्टूडेंट जो आरआरबी की तैयारी करना चाहते हैं और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। इन सारे बच्चों के लिए आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक, नोटिफिकेशन आ गया है तो वैसे बच्चे जो पहली बार तैयारी करना चाहते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि तैयारी किधर से किया जाए, कहाँ से चालू किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज़ मैं बताऊंगा कहाँ से कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनके लिए करो या मरो का सवाल है, तो उनको भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, टेंशन होकर के तैयारी करना चाहिए। लेकिन उनको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि तैयारी कैसे करना है। ऐसे मुंडी नीचे कर करके और कुछ भी पढ़े जाए तो ये नहीं निकलने वाला है, इतना आसान भी नहीं है भाई। जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है और इंजीनियर लेवल का है, ठीक है। बीटेक भी करने के बाद आप इसमें बैठ सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इतना आसान तो नहीं होने वाला है। कुछ तो ऐसा स्पेशल होगा इसमें, ठीक है। तो आपको वो चीज़ माइंड में बैठा कर चलना है, ठीक है। इसको हल्के में लेना नहीं। चलिए, नोटिफिकेशन आ गया है, टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन उस हिसाब से करना है, ठीक है। इसमें अपने को सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो, ठीक है। फास्ट चलना है अपने को, तो उस हिसाब से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देखिए, आरआरबी जेईई 2025 नोटिफिकेशन ठीक आ चुका है। इसमें मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ इस सेशन में, और उसका एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। आपको मैं दूसरे सेशन में किस सब्जेक्ट में किस किस पॉइंट को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। चलिए, ये वैकेंसी जो है 2570 पोस्ट के लिए निकला हुआ है, और रजिस्ट्रेशन डेट जो है 31 अक्टूबर 2025 से चालू होगा, ठीक है। 31 अक्टूबर 2025 से चालू होगा, और ये कब तक चलेगा? 30 नवंबर 2025 तक चलेगा, ठीक है। अब एज लिमिट की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको 33 ईयर मिलने वाला है, ठीक है। तो वैसे बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो थोड़ा अलर्ट हो जाए। ओबीसी के लिए 36 ईयर, ये 36 ईयर जो है इसमें 3 ईयर ऐड कर लिया जाए तो आपको आता है, ठीक है। तो इनको ओबीसी वाले को, लेकिन ये ओबीसी कौन से हैं? नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलने वाला है। क्रीमी लेयर वाले जो हैं उनको 33 ईयर ही मिलने वाला है, और नॉन क्रीमी लेयर वाले को 36 ईयर, 3 साल यानी 3 ईयर एक्स्ट्रा उनको मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं ST SC की। तो जो ST SC वाले बच्चे हैं उनको इनसे +2 ईयर ज़्यादा मिलने वाला है, और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनसे +5 ईयर ज़्यादा मिलने वाला है। तो इनको तो ठीक है, इनका एज लिमिट ज़्यादा है, इनको चांसेस भी ज़्यादा मिलेगा, है कोई बात नहीं। चलिए, अब ये एग्ज़ाम जो है 2 चरण में होगा, CBT 1 और CBT 2। दोनों का सिलेबस थोड़ा सा सेम आएगा, मतलब उनमें थोड़ी सी मैचिंग होगी, अदरवाइज डिफरेंट है। अब देखिए, CBT 1 जो है ये टोटली नॉन टेक के जैसा है। इसमें टेक्निकली ऐसा कुछ भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है। इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं आएगा। इसमें क्या क्या आएगा? देखिए, मैथमेटिक्स आ जाएगा 30 नंबर का, टोटल 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो लॉलीपॉप देगा। लॉलीपॉप देने वाला नहीं है, वो उस टाइप का ही ऑब्जेक्टिव देगा जिस लेवल का ये एग्जाम है। तो लेवल अपना माइंड में बैठा करके एग्जाम की तैयारी करना है भाई साहब, ठीक है। जो लॉलीपॉप समझ रहे होंगे वो थोड़ा अलर्ट हो जाए, लॉलीपॉप के चक्कर में फंस जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर का पूछने वाला है,
जनरल अवेयरनेस। अब देखिए ये जनरल अवेयरनेस जो है 50 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, बट ये CBT2 और CBT1 ये दोनों में सेम जो टॉपिक है ये पढ़ना है, लेकिन दोनों में अंतर थोड़ा सा का हो सकता है। ठीक, तो ये एक बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए कि यदि आप यहाँ पे तैयारी करते हैं तो आपका, यदि आप यहाँ पे अच्छे से 50% पे तैयारी कर लेते हैं तो आपका मात्र यहाँ पे 50% बचेगा तैयारी करने के लिए, ये बेनिफिट है। दूसरा है जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपसे पूछने वाला है, और यही चीज जो है आपका CBT2 में भी आएगा, लेकिन वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ही चीज रहेगा, बायोलॉजी नहीं रहेगा। 15 नंबर का रहेगा इधर भी, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका टोटल जो है 30 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। देखिए CBT2 में 15 नंबर का पूछेगा, लेकिन यहाँ पे CBT1 में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, यानी 30 सवाल इससे रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के सवाल पूछने वाला है, पर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलने वाला है। अब देखिए, अब ये CBT1 जो है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट मिलने वाला है, 90 मिनट आपको मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि पर क्वेश्चन आपको 54 सेकेंड मिलने वाला है, 54 सेकेंड पर क्वेश्चन मिलने वाला है। अब यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 54 सेकेंड। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सॉल्व करने के लिए, आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और सिस्टम में फिलअप भी करना है। इसके लिए आपको 54 सेकेंड का टाइम मिलेगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, और पर क्वेश्चन के लिए 54 सेकेंड मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको किस किस पे कंसंट्रेट करना है? जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 3 टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, इसलिए कि ये ज्यादा ये 3 सब्जेक्ट ही है आपका स्कोरिंग करने वाला है यहाँ पे। हाँ, ये जनरल अवेयरनेस जो है ये आपका बोनस पॉइंट है। बोनस पॉइंट में इसलिए बोल रहा हूँ, ये 15 नंबर का है। आप यदि 50% भी पढ़ते हैं तो मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि आपका कम से कम 5 से 8 नंबर का आप बना सकते हैं। 5 से 8 नंबर आपका बोनस पॉइंट रहेगा। इधर आपका ये स्ट्रॉन्ग है तो आपका कटअप निकल जाएगा, आप फेल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं CBT2 के सिलेबस की। यहाँ पे टाइम आपका जो है 120 मिनट यानी 2 आवर का आपका मिलने वाला है, और इसमें आपको 150 क्वेश्चन यानी 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा। तो आप यदि रेशियो निकालते हैं 150 का 2 आवर्स से, तो आपको पर क्वेश्चन 48 सेकेंड मिलने वाला है, मतलब एक सवाल के लिए 48 सेकेंड। ठीक, तो आप समझ के चलिए कि आपका एग्जाम जो है इतना आसान नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे आपका टाइम बहुत कम मिल रहा है, एक सवाल के लिए 48 सेकेंड। तो एक बात और ध्यान रखना है, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट के लिए देखिए, आपका यदि मैथ बहुत स्ट्रांग है तो ही आप मैथ से चालू करें, अदरवाइज आप जनरल साइंस से चालू किए। एग्जाम में सबसे पहले आपको जनरल साइंस से चालू करना है। CBT1 में, CBT1 के जब एग्जाम देंगे तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप मैथ और ये रीजनिंग पे ध्यान न दें, उसको बिल्कुल टच ना करें पहले। क्यों? क्योंकि पहले ही आप टेंशन में आ जाएंगे यदि कुछ भी लफड़ा हुआ तो। पहले आपको रिलैक्स मूड में रहना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है आप जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के जितने भी सवाल आ रहे हैं उसको पहले बनाइए, उसको फटाफट बनाइए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करने हैं, वहां पे सवाल को पढ़ना है, आपके माइंड में जो सवाल का आंसर याद है उसको देना है। ठीक, तो सबसे पहले जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस को लेना है, उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग पे जाना है। ठीक, और सवाल से मल्लयुद्ध यानी लड़ाई नहीं करनी। और आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में किस किस टॉपिक पे, किस किस सवाल पे ध्यान देना चाहिए। अब आइए CBT2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का पूछेगा, इधर भी CBT1 में भी आपको 15 नंबर का पूछने वाला है।
अब फिजिक्स केमिस्ट्री बात करें, देखिए 9th और 10th बेसिस का रहेगा, 10+2 ग्रेजुएशन लेवल का ये नहीं रहेगा, तो उस लेवल का तैयारी करके ना जा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। तो 9 10 ज़्यादा हो तो 8 क्लास का आप पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या है और उसके बारे में बेसिक नॉलेज पूछेगा, MS एक्सेल के बारे में पूछेगा, टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछ सकता है, CPU के बारे में पूछ सकता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये भी यहाँ पे आपका एक बोनस पॉइंट ही है, आप इसको यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है आप कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ज़्यादा दिन नहीं। ये जो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन है 10 से 15 दिन में आपका कवर हो जाएगा, वो भी अच्छे से यदि पहले से। क्योंकि आज के बच्चे जो है कंप्यूटर सब चलाते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर बचपन से चलाते आ रहे हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें तो पहले से याद है। आज के जो सीनियर KG में जो बच्चा है और फर्स्ट क्लास में जो बच्चा गया है, उसको ही कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, उनको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जा रहा है, CPU क्या होता है उनके बारे में बताया जा रहा है, तो उनको पहले से मालूम है। एप्लीकेशन क्या होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप के मतलब कंप्यूटर होते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो है बचपन से ही उनको मालूम है। तो ये बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछने वाला है, तो इसको आप, बहुत बढ़िया है ये, CBT 2 में बड़ा मजा आने वाला है। CBT 2 में आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका 10 नंबर का, समझ के चलिए कि आपके लिए ये अच्छा है कि स्कोरिंग के लिए ये टॉपिक डाल के रखा है, ठीक है। तो आप इस पे फोकस अच्छे से करें। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली है जो आप देख रहे हैं, तो इसको आप पढ़ के रटना ही है, आप पढ़िए और इसको समझिए, तो आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं और जल्दी कवर कर सकते हैं। और इसमें जो है मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट है, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग जो है, ये 100 नंबर का पूछेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अटक गए तो आपका रिजल्ट अटकने वाला है। 100 में से आप कोशिश करें कि कम से कम आपका 80 क्वेश्चन तो बनना ही है, 80 क्वेश्चन, और जनरल वाले जो है उनको तो बनाना ही पड़ेगा, 80 से 90 क्वेश्चन जो उनको टच तो करना ही है, नहीं तो उनका रिजल्ट तो नहीं बनने वाला है भाई। तो ये मान करके चले। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ से सवाल ज़्यादा आता है। तो जो हमारा टाइम है वो मैनेजमेंट हो जाएगा, कम टाइम है, तो उन बच्चों के लिए जिनका स्टेम लास्ट है, उनको तो इस बात पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि किस किस टॉपिक को पढ़े, उनको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फालतू के टॉपिक पे नहीं जाना है, सिलेक्टेड टॉपिक उनको पढ़ना है, क्योंकि वो पहले से पढ़ चुके हैं, उनको ये मालूम हो गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक है। मैं यहाँ पे उनको बता भी दूंगा, गाइड भी अपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल 150 नंबर का, यानी 150 क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और पर क्वेश्चन 48 सेकेंड आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए आपको फास्ट होना पड़ेगा, तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ भाई, कि आपको जो टाइम मिलेगा उतने ही टाइम में पूरे के पूरे सवाल को पढ़ करके सॉल्व भी करना है। तो वहाँ पे टाइम बचत कैसे हो, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और टाइम बचत करने के लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन, ठीक, और स्क्वायर, ठीक, और तीसरा स्क्वायर रूट, ये 3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। डायरेक्ट सवाल पूछता है भाई साहब स्क्वायर से, डायरेक्ट सवाल पूछ देता है, दे देता है कि स्क्वायर निकलिए नंबर का, कोई भी नंबर दे, कुछ भी नंबर दे देगा, 2 डिजिट का नहीं देगा, इतना ध्यान रखना है। 2 डिजिट का स्क्वायर नहीं देगा, लल्ला क्या है, हलवा थोड़े ना है, ठीक।
आरआरबी जेई का एग्जाम दे रहे हैं, आपको क्या समझ में आता है कि 40 का स्क्वायर पूछ देगा, है 25 का स्क्वायर पूछ देगा, 39 का स्क्वायर पूछ देगा? ऐसा नहीं होगा, भूल जाइए। ये आपको स्क्वायर 2 डिजिट का नहीं पूछने वाला है, 3 या 4 डिजिट का स्क्वायर कोई भी नंबर देगा आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन तो इसके लिए ठीक है, 3 या 4 डिजिट का देगा, लेकिन आपको 12 to 40 स्क्वायर जो है इसका याद रखना पड़ेगा। ये यदि आप याद रखेंगे तो कितने भी डिजिट का स्क्वायर देगा आप बना सकते हैं, और मैं इस पे बात भी करूंगा। यूट्यूब चैनल पे मेरा बहुत सारे जो टॉपिक है उसमें से स्क्वायर का टॉपिक भी है, मैं बहुत सारा रूल मैंने बताया है कि आप फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फास्ट स्क्वायर कैसे निकालना है 5 सेकंड 4 सेकंड के अंदर में किसी भी नंबर का, तो आप उधर देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे भी आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए टेक्निकल है तो आप टेक्निकल के हिसाब से ही सोचना है। आप अभी इसमें क्या है, एग्जाम पास करेंगे तो आपको जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलने वाला है, छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, अच्छा पोस्ट है, शुरुआती बहुत, इसमें आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो देखिए आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो टेक्निकली सोचना होगा, ऐसे नॉर्मल बच्चे की तरह आप सोचेंगे तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि आप नॉर्मल बच्चे नहीं है। ये एग्जाम जो है उन बच्चों के लिए नहीं है जो नॉर्मली ये सोचते हैं। क्या आप आरआरबी जेई में बैठ रहे हैं और बोलेगा कि नंबर सिस्टम का डिफिनीशन बताइए? ऐसा थोड़े होगा कि आप आरआरबी जेई का एग्जाम दे रहे हैं और डिफिनीशन पूछेगा भैया नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर क्या होता है, ऑड इवन क्या होता है, प्राइम नंबर, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उस पर नहीं जाना है, क्या पूछेगा हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो जिस लेवल का एग्जाम है उस लेवल से आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ये बेसिक चीजें था आरआरबी जेई के बारे में, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।